नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम अप्रैल माह के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ेंगे। ये आपका पार्ट 1 होगा। अप्रैल माह के जो लगभग 100 क्वेश्चनों को हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं में से आपका ये पहला पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, देखिए, आंध्र प्रदेश में आपकी लिथियम आयन बैटरी की गीगा फैक्ट्री है, उसको स्थापित किया जा रहा है। उसके बारे में ये 4 कथन है। इन कथनों को पढ़ते हैं और कथन पढ़ते समय हम विशेष ध्यान देंगे, तर्कों को समझेंगे। इसके बाद हम निर्णय लेंगे कि कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है। तो कह क्या रहा है? पहला कथन है, यह परियोजना अनाकापल्ली जिले के रामबिल्ली में स्थापित की जाएगी। फिर कह रहा है, दूसरा पॉइंट है, इस परियोजना को 9 फरवरी 2026 को आंध्र प्रदेश राज्य के निवेश प्रोत्साहन बोर्ड द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई थी। यह परियोजना वारी एनर्जीज द्वारा लगभग 18,175 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित की गई जाएगी। आपका इसकी कुल उत्पादन जो क्षमता होगी वो 16 गीगावाट निश्चित की गई है, वाट घंटे निश्चित की गई है। तो कह रहा है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आइए हम इसका विश्लेषण पढ़ते हैं, फिर हम निर्णय लेंगे कि इसमें से कौन सा कथन गलत है। तो देखिए, पहला जो आपका की पॉइंट होगा, तो आंध्र प्रदेश में देश की सबसे बड़ी, पहले तो ये याद रखिएगा, एकीकृत लिथियम आयन बैटरी स्थापित की जाएगी। इस परियोजना को जो था आपके आंध्र प्रदेश राज्य द्वारा निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के माध्यम से स्वीकृति प्रदान की गई थी फरवरी माह में। अब इस परियोजना को वारी एनर्जीज द्वारा 18,175 करोड़ रुपए निवेश से विकसित की जाएगी। इसकी जो कुल क्षमता होगी वो 16 गीगावाट प्रति घंटे होगी। और इसकी जो विशेष बात है वो आपका कि इस फैक्ट्री में बैटरी की पूरी, जो बैटरी में जितने भी पार्ट होंगे, जैसे सेल निर्माण हो गया, बैटरी पैक का निर्माण और बैटरी ऊर्जा का भंडारण प्रणाली, ये सब विकसित किया जाएगा इस फैक्ट्री के माध्यम से। इससे होगा क्या कि आपका भारत ऊर्जा में आत्मनिर्भर निर्भर होगा और आयात की निर्भरता को भी कम करेगा। तो इसमें से आपको जो कथन है ये सही होगा। तीसरे ये 3, 1, 2, 3, 4 सही होंगे, गलत होगा आपका पहला। आइए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। फरवरी माह में आपका प्रधानमंत्री द्वारा मेरठ में आरंभ की गई नमो भारत एवं मेरठ मेट्रो परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? पहला तथ्य कह रहा है कि 22 फरवरी 2026 को मेरठ के शताब्दी नगर, ठीक है, नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को एक साथ हरी झंडी दिखाई गई। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर की जो कुल लंबाई होगी वो 82 किलोमीटर होगी। नमो भारत ट्रेन की जो अधिकतम परिचालन गति होगी वो 120 किलोमीटर होगी। मेरठ मेट्रो सेवा नमो भारत के समान अवसंरचना पर संचालित होगी। ये थे आपके कथन। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में स्थित शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन से मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन का एक साथ हरी झंडी दिखाई थी। ठीक है, यह भारत में पहली बार जब एक ही मंच से एक ही दिन रैपिड रेल और मेट्रो सेवा दोनों शुभारंभ किया गया था। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री ने देश को 82 किलोमीटर लंबे, याद रखिएगा, ये किलोमीटर एग्जाम में पूछा जाता है, 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली मेरठ, ठीक है, नमो भारत कॉरिडोर को समर्पित किया और भारत की पहली नमो भारत क्षेत्रीय तीव्र परिवहन प्रणाली के शेष खंडों का भी उद्घाटन किया। इसकी जो स्पीड होगी वो 180 किलोमीटर प्रति घंटा की डिजाइन किया गया था इसको।
अब भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, जो याद रखिएगा साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों को दिल्ली से तीव्र गति से जोड़ती है। ठीक है, तो इसमें से किनको किनको जोड़ेगा? साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर और मेरठ को दिल्ली से जोड़ेगी। यह सेवा नमो भारत के समान और संरचना पर संचालित होगी, जो देश में अपनी तरह की पहली पहल है। ठीक है, मेरठ मेट्रो की अधिकतम परिचालन गति जो है वो 120 किलोमीटर की है, और यह पूरी जो दूरी होगी मात्र 30 मिनट में तय करेगी। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने मेरठ में 12,930 करोड़ रुपए की विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं को संचालित किया था। तो ये थे आपके जो मेरठ में नमो भारत और मेरठ मेट्रो परियोजना का संचालन जो किया गया था उससे संबंधित तथ्य थे, जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं। देखिए, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा केरल राज्य का नाम बदलकर केरल करने के प्रस्ताव के संदर्भ में कथन है, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला कथन कह रहा है, राज्य के नाम परिवर्तन के लिए संविधान संशोधन 368 के अंतर्गत आवश्यक है। दूसरा कथन कह रहा है कि संसद को अनुच्छेद 3 के अंतर्गत किसी राज्य का नाम परिवर्तन करने का अधिकार है। ऐसा विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। संशोधित राज्य विधानसभा की राय संसद पर बाध्यकारी होती है। आइए हम पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, केरल में आपके 24 फरवरी 2026 को केंद्रीय मंत्रिमंडल जो था केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने का प्रस्ताव की मंजूरी दिया था। इस प्रक्रिया को संवैधानिक आधारशिला अनुच्छेद 3 में निहित होता है। इसमें है क्या? देखिए, आर्टिकल 3 में संविधान के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह विधि द्वारा किसी राज्य का नाम बदल सकती है। ठीक है, हालांकि ऐसा कोई भी विधेयक, याद रखिएगा क्वालिटी के क्वेश्चन बन सकते हैं क्योंकि ये करंट से भी रिलेटेड है, तो आपके एग्जाम में ये पॉइंट पूछे जा सकते हैं। देखिए, ऐसा कोई भी विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यानी किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए जो विधेयक आएगा संसद में वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लिया जाएगा, बिना उसकी अनुमति से प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। यदि प्रस्ताव किसी राज्य के नाम, क्षेत्रफल या सीमाओं को प्रभावित करता है तो राष्ट्रपति उसे संशोधित राज्य विधानसभा को उसकी राय व्यक्त करने हेतु भेजेगा। यानी मतलब क्या हुआ कि यदि नाम बदलना, क्षेत्रफल परिवर्तित करना और सीमाओं को यदि कुछ प्रभावित कर रहा है विधेयक, तो उस राज्य के विधानसभा में उसकी राय के लिए भेजा जरूर जाएगा उस प्रस्ताव को। उल्लेखनीय मेन बात क्या है? राज्य विधानसभा की राय बाध्यकारी नहीं होगी। याद रखिएगा, अंतिम निर्णय संसद का होता है। मलयालम भाषा में राज्य का पारंपरिक नाम केरल है। जो वर्ष 1956 में भाषाई आधार पर राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था, मलयालम भाषी क्षेत्रों को मिलाकर इस राज्य का गठन हुआ था, और उसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह मांग सांस्कृतिक पहचान के रूप में उभर कर सामने आई है। देखिए, यहां से बनेंगे क्या क्या क्वेश्चन। पॉलिटी की दृष्टि से देखेंगे तो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? तो वो आर्टिकल 3 में है। इसमें प्रावधान क्या है? तो आर्टिकल 3 कहता है कि किसी भी राज्य का नाम बदलने के लिए संसद को अधिकार दिया गया है कि विधि द्वारा उस राज्य का नाम बदल सकता है। यह साधारण विधि होती है। इसमें अनुच्छेद 368 का प्रावधान नहीं होता, लगता है संविधान संशोधन नहीं करना पड़ता। लेकिन यदि कोई विधेयक आपका आता है ऐसा, तो राष्ट्रपति, उससे पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेनी पड़ती है। बिना अनुमति के वो विधेयक संसद में रखा ही नहीं जाएगा। और संसद क्या करता है, उस राज्य के, यानी जिस राज्य में नाम परिवर्तन करना, क्षेत्रफल परिवर्तन करना, ऐसा कोई संबंध है
उसके विधानमंडल में वो प्रस्ताव रखती है और उससे राय मांगती है, लेकिन संसद उस राय को मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। उसका संसद का जो निर्णय होगा, अंतिम निर्णय वही माना जाएगा। ये था आपका इससे संबंधित व्याख्या। आगे हम बात करते हैं 7 से 9 मार्च के मध्य अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन किया गया था। कहां पर हुआ था? तो ये आपका था नई दिल्ली में हुआ था। देखिए, प्रत्येक जो कथन है उनको ध्यान से पढ़ें, तथ्यों को जोड़े, फिर निर्णय ले। ये आपके कोटेशन ये हमेशा याद रखिएगा, करंट में सबसे ज्यादा ये बात लिख के रखिएगा, हमेशा चिंतन करके ही पढ़िए। देखिए, तो 7 से 9 मार्च के मध्य अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका जो मेन थीम था, थीम देखिए, खोज, विकास और वितरण, मलेरिया उन्मूलन और उससे आगे की दिशा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके थीम भी पूछा जाता है। ICMR, NIMR, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च, भारत के राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसंधान अंग के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य होगा, वैज्ञानिक और परिचालन समाधानों के माध्यम से भारत को 2030 तक मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। तो याद रखिएगा, भारत क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत ने मलेरिया उन्मूलन करने के उससे किस वर्ष तक लक्ष्य दिया गया, तो वो 2030 तक। देखिए, मलेरिया उन्मूलन के लिए अनुसंधान, नवाचार और बहुक्षेत्रीय सहयोग ही सतत प्रगति की कुंजी है आपका। आगे बात करते हैं। 10 मार्च को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने का जो जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाकर दिसंबर 2028 तक किया। इसका उद्देश्य क्या है? एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, जिसे सुजलम भारत कहा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा कुछ हम पढ़ते हैं। 10 मार्च को आपके केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन जो मिशन था, जो आपका याद रखिएगा, जल जीवन मिशन शुरू कब हुआ था? तो वो आपका 15 अगस्त 2019 से शुरू हुआ। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो उसकी अवधि को बढ़ाकर आपका 2028 तक कर दिया गया है अभी। इसमें था क्या? 2019-20 में स्वीकृत हुआ था 2.8 लाख करोड़ रुपए से अधिक की। ठीक है, और 1.51 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त केंद्रीय हिस्सा दिया गया था इसमें। और सुजलम भारत क्या है? इस उद्देश्य से एक समान राष्ट्रीय डिजिटल ढांचा, जिसे सुजलम भारत कहा जाएगा, स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में देश के जो है केंद्र शासित और राज्यों में यदि बात करें हम, तो 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.80 करोड़, यानी लगभग 81% परिवारों के पास नल जल कनेक्शन हो चुका है। याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है वर्तमान समय में कितने प्रतिशत जो आपके जल जीवन मिशन है इसमें था। क्या बेसिकली ये समझिए, जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्या था कि आपके पाइप द्वारा शुद्ध जल घरों तक पहुंचाना था ग्रामीण क्षेत्रों में से। उसमें से लगभग अभी तक 81% काम हो चुका है। बाकी शेष कार्य को पूरा करने के लिए आपका इस योजना को एक्सटेंड कर दिया गया। वो 2000 पहले अभी तक लक्ष्य था 2026 तक हो जाना था, लेकिन इसे बढ़ा दिया गया 2028 तक। ये योजना शुरू कब हुई थी? ये आपके 2019 में 15 अगस्त 2019 से शुरू हुई थी। आगे बात करते हैं। 5 मार्च को ही राष्ट्रपति ने विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के जो राज्यपाल व उपराज्यपालों की नियुक्ति की गई है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रसाद शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया। नंद किशोर यादव को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया। तो चलिए इसे थोड़ा सा पढ़ते हैं कि किस राज्य के वर्तमान समय में कौन से राज्यपाल चेंज हुए हैं, क्योंकि ये काफी एग्जाम में पूछा जा सकता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। 2-3 बार आप पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। तो देखिए, राष्ट्रपति ने 5 मार्च को
राज्यों के केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपालों का ट्रांसफर किया, कुछ को नियुक्त किया है। इनमें से पहला आपके बात करें, हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल थे शिव प्रसाद शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल बना दिया गया है। और तेलंगाना के जो राज्यपाल थे जिष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि तेलंगाना वर्तमान में तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रसाद शुक्ला है, क्योंकि हमें करंट से अपडेट होना पड़ेगा। देखिए, और तेलंगाना के कहाँ गए, तेलंगाना के महाराष्ट्र आ गए हैं। उनके क्या नाम है, जिष्णुदेव वर्मा। नंद किशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। जो लेफ्टिनेंट जनरल आपके सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। जो तमिलनाडु के राज्यपाल थे RN रवि, उनको कहाँ का बना दिया गया है, पश्चिम बंगाल का। इसे तो बिल्कुल याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, तो RN रवि है। जो केरल के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ अलेंकर, उन्हें तमिलनाडु का राज्यपाल बना दिया गया है। और जो लद्दाख के उपराज्यपाल थे कविंदर गुप्ता को हिमाचल प्रदेश का बना दिए गए हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल जो विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का बना दिया गया है राज्यपाल। और तरनजीत सिंह संधू को दिल्ली का उपराज्यपाल बनाया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके प्रमुख राज्यपाल जिन्हें हाल ही में ट्रांसफर किया गया है कुछ राज्यों के राज्यपालों को। और जाहिर सी बात, एक जाएगा तो एक कोई ना कोई राज्यपाल नियुक्त होगा। कोई नहीं, याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आगामी एग्जामों की दृष्टि से। आगे हम बात करते हैं जल महोत्सव 2026 से संबंधित। कह रहा है यह पेयजल एवं स्वच्छता विभाग जल शक्ति मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया एक राष्ट्रव्यापी अभियान है। इसे 8 मार्च 2026 के मध्य पूरे देश में मनाया जा रहा है। तो इसके बारे में आइए समझते हैं थोड़ा सा। 8 से 22 मार्च के मध्य देश भर में राष्ट्रव्यापी अभियान जल महोत्सव मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने, याद रखिए, गुजरात के नवसारी जिले के गांदेवी ब्लॉक के रहेज गांव में इस महोत्सव का शुभारंभ किया था। किसने किया था, देखिए 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है, उसी के उपलक्ष्य पर आपका जल महोत्सव का शुभारंभ किया गया था। ये 8 मार्च 15 दिनों के लिए हुआ और ये 22 मार्च तक चला था। इसमें कौन कौन से डिपार्टमेंट थे, पेय एवं स्वच्छता विभाग था, जल शक्ति मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर इसे शुरू किया था। इस अभियान का जो नारा था उसको समझिए, जो थीम था, गांव का उत्सव देश का महोत्सव। ठीक है, यह नारा गांव स्तर पर सामुदायिक नेतृत्व वाले प्रयासों को राष्ट्रव्यापी आंदोलन के रूप में उजागर करता है, जो सतत जल प्रबंधन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका जो उद्देश्य होगा वो पेयजल प्रबंधन में सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करना और जल जीवन मिशन के तहत जल संरक्षण को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था जल महोत्सव। जल महोत्सव 8 से 22 मार्च के मध्य शुरू हुआ था। किसने इस महोत्सव का शुभारंभ किया था, CR पाटिल ने किया था। इसमें कौन कौन से आपके मंत्रालय ने सहयोग दिया था, तो आपके पेय एवं स्वच्छता विभाग, साथ में जल शक्ति मंत्रालय ने मिलकर इस महोत्सव का क्रियान्वयन किया था। अगला देखिए, मार्च 2026 में केंद्रीय पतन को परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर 4 नदी प्रकाश स्तंभों की आधारशिला रखी थी। प्रकाश स्तंभों की कुल परियोजना लागत जो है 84 करोड़ है। आइए इसके बारे में हम थोड़ा सा समझिए। देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं प्रकाश स्तंभ क्या होता है, किसी नदी के बीच में आपका एक टावर होता है जो लाइट दिखाने का कार्य करता है। ठीक है, आइए मार्च 2026 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय जो था जलमार्ग नौवहन के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व कदम उठाए। इसमें था क्या, केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने
ब्रह्मपुत्र नदी पर, याद रखिएगा किस नदी पर, ब्रह्मपुत्र नदी पर 4 नदी प्रकाश स्तंभों की आधारशिला रखी। यह देश के में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग प्रकाश स्तंभ संरचना की स्थापना का पहला उदाहरण माना जाता है और इसकी जो लागत है वो 84 करोड़ रुपए आएगी। तो फ्रेंड्स, ये आपके रहे 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ऐसे ही वीडियो और नए नए आपके क्वेश्चनों की जानकारी के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, हाँ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये रहे आपके मार्च अप्रैल माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जिसका आपका पहला पार्ट है। ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।